तो अभी मैं आ चुका हूँ, लाइव पे हूँ और हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, हमसे जुड़ चुके हैं। तो सभी मित्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदी के बहुत बड़े फैन जिसको हम बोलते हैं वो, और इनका नाम है इलिया ओस्तापेंको। और इलिया ओस्तापेंको जो हैं रूस के रहने वाले हैं और भारत में अच्छा समय दिया है उन्होंने। हिस्ट्री के जानकार हैं। इनका जो पीएचडी है वो माइग्रेशन स्टडीज पे इन्होंने किया है। एथनिक कॉन्ट्रडिक्शन को पे ज्यादा इनका पकड़ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हिंदी के बहुत ही अच्छे प्रेमी हैं और भारत और रूस के बीच में दोस्ती को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। माइग्रेशन स्टडीज पे इन्होंने किया जो इनके लिए और भारत के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इथनिक स्टडीज पे पढ़ाई करना और उस पर रिसर्च करना और भारत में हिंदी के साथ उसको जोड़ना एक बहुत ही एक अच्छा समावेश बनाता है। और इलिया से मैं लगभग बताऊं कि 5 साल से बातचीत कर रहा हूं, इनको समझने की कोशिश कर रहा हूं और इनके पढ़ाई लिखाई के अलावा ये करते क्या हैं इस पे भी चर्चा आज हम लोग करेंगे। बीच में मुझे याद आ रहा है कि राम वृक्ष बेनीपुरी पुरी की एक किताब है माटी की मूर्तें, और उसके अंदर एक कहानी है एक मुस्लिम गर्ल की, रजिया की, जो चूड़ी बेचती है। हम लोग हिंदी में उसको बोलते हैं चूड़ी हारिन। हमारे इलाके में जहां से ये किताब निकली है, बज्जिका भाषी लोग वहां रहते हैं। तो बज्जिका भाषी लोग गांव में अभी भी चूड़ी हारिन जो है वो चूड़ियां बेचती है घर घर जाके, और उसके साथ साथ उसकी बच्ची, उसके बच्चे भी होते हैं। तो वो एक तरह से समझिए कि घर का पार्ट होके रह जाती है। जब आती है तो घर में मिलती है, बैठती है, खाती पीती सब कुछ करती है। तो वो इस स्टोरी जब इन्होंने ट्रांसलेट किया रशियन में, रूसी भाषा में, तो उनको बहुत सारा नया नया ज्ञान मिला। उसके अलावा उन्होंने ऐसे बहुत सारे चीज सीखे जो एक रूसी को शायद पूरी तरह से नहीं समझ में आए अगर वो हिंदी नहीं पढ़ा हो। तो चूंकि इन्होंने हिंदी की पढ़ाई भी की और इंटरेस्टिंगली बहुत ही रुचिपूर्ण बात यह है कि ये भाई साहब भारत में अच्छा खासा भ्रमण भी किया इन्होंने। और इतना ही नहीं, ये बेंगलोर में रहे, साउथ इंडिया में रहे, मैसूर में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर रूस में भी पढ़ाई की, वहां पे पढ़ाया भी, हिंदी को अभी भी पढ़ा रहे हैं, अनुवाद भी करते हैं। भारत में जो जहां जहां हिंदी से रिलेटेड सम्मेलन होता है, संगोष्ठी होती है, सब में पार्टिसिपेट करते हैं इलिया जी। और उन सबसे भी ज्यादा जरूरी है ये बात बताना कि इलिया जी ने कुछ कुछ रीजनल टोन्स भी सीख रखे हैं। ये हिंदी को झारखंड में जाके इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया, बनारस में जाके हिंदी का प्रयोग किया, बिहार में जाके किया। तो और इनकी अब इच्छा है कि ये मेरे गांव भी आएंगे। तो अब मैं इलिया जी को अपने तरफ से स्वागत करता हूं आज के इस प्लेटफॉर्म में, टॉक में, और उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने बारे में थोड़ा बताएं कि उनका हिंदी का जो सफर है रूस से भारत और भारत से रूस तक, या जो सोवियत यूनियन पुराना हुआ करता था वहां तक, या पूरे विश्व तक इनकी इच्छा है हिंदी को आगे बढ़ाने की, और लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं। इलिया जी को मैं फिर से स्वागत करता हूं
और उनसे गुजारिश करूंगा कि कृपया अपने बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं और ये बताएं कि हिंदी की महत्ता कितनी है आपके लिए और उसके लिए क्या आप कर रहे हैं और कैसे सीखा आपको, आपका इंटरेस्ट कैसे जगा हिंदी में। देशवासियों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी मेरे लिए एक मातृभाषा नहीं है, एक संसार है, एक ब्रह्मांड है। ऐसा है कि कुछ कुछ लोग तो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अलग लोगों को स्पेनी, फ्रांसीसी या अरबी बाकी भाषाएं तो आकर्षित करते हैं, मगर मेरे हिसाब से हिंदी में ऐसा कुछ है जो बाकी भाषाओं में थोड़ा ही मिलेगा। ये एकता में विभिन्नता। हिंदी एक ऐसी मातृभाषा है जो एक तरफ से बोलियों का समूह है, दूसरी तरफ से कृत्रिम यानी साहित्यिक हिंदी, वो तो कृत्रिम भाषा भी इसकी श्रेणी मानी जा सकती है। हिंदुस्तानी अगर कहे तो ये तो बड़े बड़े शहरों की बोलचाल की भाषा है, वही लोक भाषा है। और साथ में इसमें दो सांस्कृतिक, दो अदबी शक्ल है या साहित्यिक रूप है, हिंदी उर्दू है। जो दो ऐसा है कि अभी भी रूस में इस तरह पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तानी जो भाषा है, जिसके गांधी जी की तारीफ करते रहे थे, ये एकमात्र वो एक ही भाषा है। इसके दो सांस्कृतिक और दो साहित्यिक रूप है बस। मगर मेरे हिसाब से ये एक ब्रह्मांड के दो अलग विश्व है। दूसरी बात ये भी है कि मैंने ये देखा है कि अभी भी भारत में हर तरफ से हिंदी की निंदा दिखाई दे रही है, पता है, गूंज रही है निंदा। और सच में हिंदी का महत्व देशवासियों को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और लोग, यहाँ के लोग पूछते आ रहे हैं कि उन्हें जानना जरूरी है कि हिंदी कितनी मुश्किल जुबान है, कितनी मुश्किल भाषा है। मैंने कहा था कि जब हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पर, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार की गई थी, वो एक अनपढ़ अशिक्षित देश की राष्ट्रभाषा बनी थी। हाँ, और जिस देश में सैकड़ों भाषाएं तो बोली जाती है और जिस देश में लोगों को ठीक ठाक से पढ़ना नहीं आता था, तो मुश्किल भाषा, कठिन भाषा कैसे राष्ट्रभाषा तो बन सकती है? बात वो बहुत सीधी सादी है। हाँ, हिंदी की अपनी भी कठिनाताएं भी है, जैसे कि रूसी की अपनी कठिनाताएं हैं, अंग्रेजी की, फ्रांसीसी, अरबी की। और ऐसा है कि अगर हम कहें तो मेरे ख्याल से हिंदी में सबसे मुश्किल चीज यह है, तत्व यह है हिंदी का, वही है वाक्य संरचना। एक बात है। तो देखिए, मुझे बताइए कि जैसा कि मुझे बताया गया और मैंने थोड़ा बहुत लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा भी कि हिंदी और रूसी भाषा जो है उसमें उसके ग्रामर के स्ट्रक्चर में संस्कृत के साथ बहुत मेल खाता है। क्या ऐसा है क्या? एक तरफ से इसमें सच्चाई भी है और कल्पना भी है। तो बताएं सच्चाई, इसके बारे में जरा विस्तार से। हाँ, मैं इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। अगर प्रारूपीय भाषाओं की बात कहे तो पता है, प्रत्यक्षता यह है कि संस्कृत व्याकरण, प्राचीन यूनानी व्याकरण, प्राचीन स्लावी व्याकरण के बीच में क्या है, समानता है, सीमित रूप से। मगर हम अभी आधुनिक भाषाओं की बात कर रहे हैं। जो हिंदी भाषा है और रूसी जो भाषा है, इसमें ये तो एक परिवार की दो भाषाएं हैं, लेकिन अलग शाखाएं हैं। और व्याकरणिक दृष्टि से हिंदी प्रभारोपीय भाषा, जो इसकी मातृ थी, प्रभारोपीय भाषा, हिंदी इससे कोसों दूर तो भाग चुकी थी पहले से। और अगर हम देखें तो संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण में
कितना समानता है? समानता बिल्कुल नहीं है। व्याकरणिक रूप से इनकी जो संरचना है बिल्कुल अलग है। हिंदी वो तो अग्लुनाटिक भाषा है। इसलिए हिंदी व्याकरण सीखने में इतना कम वक्त लगता है, क्योंकि हिंदी काफी सरल भाषा है, सरल भाषा है। और हिंदी व्याकरण, पता है, एक तरफ से मुझे थोड़ा सा गणित दिखता है, अच्छा, ये बात है। तो अब मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदी और अ, संस्कृत से थोड़ा दूर है, और रशियन रूसी से और भी दूर है, और भी दूर है। लेकिन संस्कृत एक समानता ला सकता है, दोनों को बीच में जोड़ने का काम कर सकता है। हाँ, कर सकता है, इसलिए कि ये देखिए, जब बच्चे, हर बच्चा एक दूसरे से मिलता जुलता है ना। लोग जब बड़े हो जाते हैं तो शक्ल से क्या होता है, फर्क है ना। देखने में लोग तो बड़े हो जाते हैं तो एक जैसे नहीं दिखते हैं। ऐसी ही भाषाएं हैं जो शुरू शुरू में, पता है, शक्ल ही दिखते हैं, मिलती जुलती हाँ, दिखती जितना है। जितना नजदीक जाएंगे उसके उतनी उसमें दूरियां दिखेंगी मुझे। भाषा एक प्राणी भी है, हम्म। एक प्राणी भी है। हम्म। और भाषा इंसान की तरह, वही मनुष्यता की तरह, मनुष्यता के प्रकार परिवर्तनशील है, एक बात है। तो मैं और मुझे एक चीज बताइएगा, एलिया जी, कि मैं देख रहा हूं कि आपने हिंदी की पढ़ाई कम से कम 10-12 साल पहले की स्टार्ट की थी, शुरू की थी, है ना? तो इस 10-12 साल में जो आपने भारत के बारे में जानकारी ली, उसको विश्व स्तर तक भारत की हिंदी संस्कृति और या रूस तक पहुंचाने में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए हैं, या आपको उस कार्य को करने में क्या क्या बाधाएं आई हैं, और आगे जो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी से दूर भागते हैं, वो कुंठा से कभी कभी ग्रसित भी हो जाते हैं क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती, और इस तरह के सोच क्या रूसी भाषा को लेके रूस के लोगों में है क्या? क्या वो भी अंग्रेजी की ओर भागते हैं? सबसे पहले कहना यह है कि मैं 26 साल से हिंदी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, जी। 26 साल से, ये बात है। मेरी पढ़ाई बंगलुरु में स्थित मैसूर हिंदी प्रचार प्रचार परिषद में हुई थी, यानी मैं मैसूर हिंदी प्रचार परिषद का हिंदी रत्न स्नातक हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, एक बात है। पूछा जा सकता है कि आप इतने दूर गए थे, कर्नाटक तो हिंदी प्रदेश थोड़ी है। और मैं पिछली बार जब गया था, मेरी मैडम यानी मेरी माताश्री है, जो मेरे लिए सगी हो गई थी, सुश्री ललितांबा, हम्म। जो मूल तेलुगु है, वो मूल तेलुगु महिला है। और वो हिंदी भारत के इतिहास में वो प्रथम महिला थी जो दक्षिण भारत छोड़ के इंदौर हिंदी पढ़ाने चली गई। हम्म। हाँ, और वो एक लेखिका भी है, कवयित्री भी है। और उसका नाम, पता है, देश के कोने कोने में क्या है, गूंजता रहा है। अब वो तो बुरी हो चली है, लेकिन हर कहीं भी वो आमंत्रित की जाती है। और वो एक अनुवादिक भी है। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटे, तुम्हें हिंदी पर सीखने की क्या जरूरत है, तुम तो लिखते हो, बोलते हो, और जिस तरह यहाँ के लोग बोल लेते हैं, पता है, तुम तो उनसे कहीं आगे चले गए। तो मैं तुम्हें हिंदी नहीं मगर साहित्य विज्ञान पढ़ाऊंगी, हम्म। ये बात है, ये कहना भी जरूरी है। मैं और इसलिए भी दक्षिण गया था कि वहां के लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, और वहां पर दरअसल तो हिंदुस्तानी बनने की कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने भी ऐसे सोचा कि वहां के जो कालू कालू लोग हैं और हिंदी नहीं बोलते हैं, तो मैं उनके नजरों में हमेशा हिमाचली कश्मीरी ही रहूंगा। ऐसे ही हुआ।
तो क्या होता है, जो भारतीयकरण होता है बहुत जल्दी हो चुका है। यानी मेरे रागों में मेरे दिमाग में भारतीयता पूरी तरह से क्या है, समाई गई, घुस गई, ये बात है। अच्छा, हाँ, तो हाँ, आप अपने आप को भारतीय मानते हैं क्योंकि आपने भारत में बहुत समय दिया, भारत के लोगों से मिक्स किया, साउथ में जाके रहे, जो लिंग्विस्टिक बैरियर है वहां पे वो आपके लिए कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं बना, और आपको बहुत आसानी से भारत के संस्कृति के साथ मिलने में दिक्कत नहीं हुई, क्यों? ऐसा ही कुछ है क्या? ऐसा है कि हम जानते हैं कि लोग भारत से, रूस से और बाकी देशों से अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। ये 3-4 देश बहुत सारे लोगों के लिए घर बन गए हैं ना। भारत भी एक ऐसा मात्र देश है जहां पर कोने कोने के लोग, ये देश के कोने कोने के लोग वहां पर आके बस चुके थे। जैसे कि पर्सिया गए थे, प्राचीन काल में यहूदी भी आ चुके थे केरल, इनके साथ बाद में राजपूत भी आए थे, जो भी आए हुए हैं। यानी भारत आदिवासियों को छोड़ के वही अप्रवासियों का देश रहा था पहले शुरू में, एक बात है। और मैं भारत की बात नहीं कह सकता हूँ, अनेक भारतों की बात कह सकता हूँ, सिर्फ इसलिए है कि जो लोग नहीं जानते हैं उनका मानना है कि भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, सभी की एक भाषा की बोलते हैं। मगर ये बता रहा हूँ, यूरोप के देशों में इतना ज्यादा अंतर नहीं है जितना भारत के राज्यों के बीच में। ये देशों के समूह है, राष्ट्रों के समूह है। हाँ, क्योंकि हम अगर मेंटेलिटी यानी पहचान मनोविज्ञान का है तो, मनोविज्ञान के बारे में कहे तो पता ही चलेगा कि देश में अलग अलग जगह अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग मेंटेलिटी है, मनोविज्ञान अलग है, तो लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। बात यह है कि रूस भी बहुभाषी देश है जहां पर 70 भाषाएं बोली जाती है, कम से कम प्रादेशिक भाषाएं बोली जाती है। 70 बहुत मगर अच्छा नंबर है। हाँ, और बहुत सारे ऐसे प्रांत है जहां की अपनी राज्य भाषा है अच्छा। जो प्रयुक्त में लाई गई थी। मगर साथ में क्या होता है, यही पर एक सूत्र में पिरोए जाने वाली भाषा रूसी बनी है ना। बात ये है, बुरा मत मानिए, मगर भारत में अभी भी एक ऐसी भाषा नहीं है जो देश देश के सारे की सारे जनता एक सूत्र में पिरोए कर सके। पिरोने वाली भाषा तो नहीं है, क्योंकि हिंदी तो सभी को नहीं पिरोती है ना, अंग्रेजी भी सभी को नहीं पिरोती है, संस्कृत भी नहीं पिरोती है। तो भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, भाषा की समस्या है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि विदेशों में बसे भारतीय अलग अलग राज्यों से अगर आए हुए हैं, जब आते हैं तो आपस में संपर्क नहीं रखते हैं। ये क्या होता है, ये वो ये है, भारत में एक ऐसी भाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा तो ही नहीं है, संविधानिक तौर पर तो हिंदी ही रही है ना, हिंदी तो है। तो अब बताइए मगर मुझे, जी, एक चीज बताइएगा इलिया हाँ, जी, कि जब हम भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं जो आपने देखी, 1600 से ज्यादा हैं डायलेक्ट्स हाँ, हैं, बिल्कुल और 30 से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है, वही है। ठीक है, लेकिन जी, हिंदी भाषी जो हैं करीब 40% तो हैं जो भारत के लोग हिंदी बिल्कुल बोलते हैं। 43%। हाँ, जी, 40 के से थोड़ा ज्यादा हैं, हाँ, 45 मान के चलिए। जी, हाँ, मगर 45। जो रीजनल भाषाएं हैं जैसे भोजपुरी है, मगही है, अवधी है, बज्जिका है, हाँ, अंगिका है, मैथिली है, इन सबको अगर हम क्लब कर देते हैं तो ये परसेंटेज बढ़ जाता है, 50 क्रॉस कर जाता बिल्कुल। है ना। तो अब
50% से ज्यादा लोग भारत के हिंदी हाँ, भाषी हैं, लेकिन वो हिंदी में दम क्यों नहीं आ रहा? क्या आप इस बात को लेके भारत के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हिंदी हिंदी के जो प्रबुद्ध हैं, खास के जो हिंदी को का विस्तार करना चाहते हैं या हिंदी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो मजबूती क्यों नहीं आ रही है? क्या आप इस पे कुछ अपना विचार देना चाहेंगे? हाँ, जरूर, अवश्य। जी बताइए। कहना यह है, हम अगर वही हिंदी क्षेत्र की ओर बढ़ेंगे तो पता है वहां पर एक समस्या है, बोलियों की विभिन्नता, हम्म, बोलियों की विभिन्नता, उपभाषाओं की विभिन्नता, एक बात। हम्म, और हम अगर खरी बोली की बात करें तो खरी खरी बोली बोलने जाने वालों की इतनी बड़ी संख्या भी नहीं है ना। हम्म, हम्म। मगर भारत की एक और समस्या है, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद। जी। क्षेत्रवाद, ये जो क्षेत्रवाद है वो हिंदी भाषियों को, और जो हिंदी भाषियों की जो आत्मा है वो इससे तोड़ता है। आपने सुना होगा कि बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा हम्म, वही मानता है कि भोजपुरी वही बिल्कुल अलग भाषा है और इससे मान्यता दी जाए। हाँ, तभी पता है क्या बात है, इसमें बारूद है, इसकी सोच में बहुत बहुत ज्यादा बारूद है। हाँ, वो तो मेरे सबसे पसंदीदा अभिनेता भी है, लेकिन जो उसकी बात है मेरे दिल को चुभती है, मैं मेरे हृदय। समझता हूं एक बात, आपकी बात मैं समझ गया। आपने इशारा किया फिल्म जगत की ओर, लेकिन फिल्मी लोग जो हिंदी सिनेमा है उसने जी, तो पूरे विश्व में धूम मचा रखी है। मुझे याद आ रहा है, एक सिनेमा बनाया था राज कपूर जी ने, मेरा नाम जोकर, और वो मेरा जूता है जापानी, मेरा पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे टोपी लाल रूसी, ऐसा कुछ गाना जो था, हाँ। ये गाना तो मैंने सुना कि रूस में लोगों को पागल कर देता है। ओ, तो आप पता है। हिंदी के फिल्मी दुनिया के लोगों से थोड़ा सा नाराज लग रहे हैं, लेकिन साथ में मजे भी लेते हैं हिंदी देख के, सिनेमा देख के, ये क्या मामला है? ऐसा है कि ये हमारे नानों नानियों के जमाना रहा था ना। अच्छा। अभी गाना भी जी। लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, हम्म, और अभी भी लोग अलग किस्म की फिल्में भी देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल यहाँ पर लोग हिंदुस्तानी यानी भारतीय वही फिल्म इंडस्ट्री इतनी रुचि नहीं लेते हैं, ये बात है, बिल्कुल नहीं लेते हैं। इसलिए भी शायद कि आजकल जो फिल्में बनती है इनमें भारतीय पान तो बहुत कम बचे हैं, एक बात है। अच्छा। और कहना ये भी जरूरी है कि अगर हम फिल्मों की दुनिया अगर कहे तो मेरे हिसाब से जो दक्षिण में फिल्में बनती है अभी भी हिंदी फिल्मों से कहीं बेहतर है, 2 गुना 10 गुना बेहतर है। अब तमिल तेलुगु में फिल्मों का जमाना आ गया। ओके। एक कारण भी इसमें एक कारण है, हम्म, कारण यह है कि शुरू शुरू में रूस में और यूरोप में और बाकी देशों में हिंदी की जगह उर्दू पढ़ाई जाती थी, इसलिए कि ये जो फिल्में बनती थी इनमें ज्यादा उर्दू है, हम्म, और ये साहित्यिक हिंदी भी नहीं थी, तो सीखने में भी दिक्कत नहीं थी। तो आजकल के जमाने में लोग अंग्रेजी मिश्रित फिल्म देखते हैं, अंग्रेजी मिश्रित। और पता है अभी मुझे ये सब देखकर पता है स्वाद नहीं है, मजा नहीं है। और अभी पुराने की 1970 की फिल्म ले लो, 1980 की फिल्म ले लो, उदाहरण के लिए वहां की जो वही नायकों के बीच में हमें जो वही डायलॉग्स जो होते हैं, यानी हिंदी में जो वार्तालाप जो होते हैं, कथोपकथन जो था बहुत सुंदर,
सुंदर तरीके से, सुंदर रंग से ये डायलॉग्स ही बनाए जाते थे। यानी इनकी नायकों की बातों में मिठास भी थी, और पता है गुड़ भी था। आज क्या होता है, वाक्य बहुत छोटे हो गए हैं, और इन फिल्मों में भौकाता भी नहीं है, और भावनाएं भी बहुत कम है, देखने के मतलब मजा आप ये नहीं। कहना चाहते हैं कि जो 70 और 80 के दशक या उससे पहले की जो जो फिल्में बनती थी जी हाँ। वो आ, आपको ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें डायलॉग अच्छा होता था, इमोशन ज्यादा दिखता था, गाना अच्छे होते थे, बोल अच्छे होते थे, जो गांव या शहर जो डे टू डे लाइफ का जो रूटीन है उसके बारे में हाँ ज्यादा चर्चा होती थी। हाँ बिल्कुल, और देहात अभी का जो देहात सिनेमा है उसमें शहरीकरण ज्यादा हो गया है, वेस्टर्नाइजेशन ज्यादा हो गया है, धूम धड़ाक ज्यादा है, शोर शराबा ज्यादा होता है। बिल्कुल, ऐसा है कि अभी हमें देहाती भारत देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है, मैं पाश्चात्यकरण की बात नहीं कह रहा हूँ, वैश्वीकरण की बात कह रहा हूँ। हम्म। क्योंकि अभी सारी दुनिया की फिल्में एक जैसी ही बन गई है, अच्छा। और इसलिए मुझे दक्षिण की फिल्में अच्छी लगती है कि जो बाहर की जो जो वहाँ का जो रहन सहन है अभी भी जिंदा है उनकी फिल्मों में। मैं समझ सकता हूं। तो एक सिनेमा तो जरूर जी सोसाइटी को डिपिक्ट करता है। तो अब जरा फिल्मी जगत से आपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिया था, जी हाँ। इसके अलावा कौन ऐसे अभिनेता हैं जिनको आप पसंद करते हैं या हाँ सब, अभिनेत्री हैं जिनको आप पसंद और करते हैं? बिल्कुल शुरू शुरू से कहना जरूरी है हाँ। कि मेरे सबसे पहले जो अभिनेता था वो ये धरती के लाल था, वो ये धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, ओ वाह। धर्मेंद्र दरअसल ये क्या है बुरा मत मानिए, लेकिन शुरू शुरू में जो फिल्म हिंदी फिल्मों की जगत वो पंजाबियों के कब्जे में थी, हम्म। जो जगत पंजाबियों के कब्जे में थे। हाँ, इसलिए बॉलीवुड की फिल्मों के वातावरण में वही पंजाबीपन बहुत घुस चुका है, अच्छा। एक बात है। और साथ में मुझे ये जो ठीक लगता है, क्या कहूँ तो पुराने जमाने के ये जो था, वो ये जैकी श्रॉफ तो ठीक था, वो ये गुज्जू है, वो एक गुज्जू है, जैकी श्रॉफ। हम्म। और साथ साथ में मुझे कौन आजकल के अभिनेताओं में जो कौन अच्छा लगता है पता नहीं है। और हम अगर तो दक्षिण की बात करें तो मुझे पवन कल्याण अच्छा लगता है, पवन हम्म। कल्याण वो ये है। हम्म। हाँ, तो अभिनेत्री कौन अच्छी लगती है आपको? अभिनेत्री तो कौन अच्छी लगती है पता नहीं है, कभी सोचता नहीं है मुझे कौन पसंद है। अच्छा, कभी आपने अभिनेत्रियों को गौर से नहीं देखा, इसका मतलब इसका मतलब हाँ, आप उदासीन है क्योंकि लगता है भारत भारत की लड़कियों के तरफ। सही बस, और शायद मालिनी तो ठीक है, रेखा तो बुरी नहीं है, मगर आजकल जो अभिनेत्री आई थी वो तो हिंदुस्तानी कहाँ है। मैंने देखा है कि वो आपस में वे लोग कितनी गंदी हिंदी इस्तेमाल करते हैं, मैंने ये देखा है। इसलिए आप उससे दूर भागते हैं। तो आपको ऐसे हाँ लोग पसंद हैं जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा है कि मुझे ये भी ठीक नहीं लगता है कि आजकल की हिंदी में बोलने वाले लोग हिंदी की इज्जत नहीं, हिंदी को इज्जत नहीं देते हैं। क्योंकि इज्जत इसलिए नहीं देते हैं, उनको लगता है कि दुनिया में अंग्रेजी ही गूंजती है। हम्म। उनको लगता है कि अंग्रेजी से भी नौकरी मिलेगी, हम्म। मगर लोग नहीं देखते हैं कि हम्म। जापान, कोरिया अंग्रेजी बगैर कितने विकसित हुए हैं।
यूरोप के देश इंग्लिस्तान, माल्टा और आयरलैंड को छोड़ के कहीं भी बोली जाने वाली भाषा नहीं है। कि स्पेनियों को अंग्रेजी तो कभी नहीं आती थी, और लैटिन अमेरिका जाए तो वहां पर अंग्रेजी की कोई जरूरत नहीं है। तुम चाहो जितने तुम बड़े अंग्रेजी के विद्वान ना हो, तुम वहां पर वही क्या है, गुंगेरा हो गए। मैं और समझ गया। फिर तो इसका मतलब हम कितना भी अंग्रेजी पढ़ लें, एक नेटिव अंग्रेज के सामने में हम उससे बराबरी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल अंग्रेजी जाना जरूरी है, मगर साथ में क्या होता है, भारतीय भाषाओं का विकास, हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक अंग्रेजी हिंदुस्तानी लोगों की एड़ी को चुभती रहेगी। मैं समझ गया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अंग्रेजियत से भागे, अंग्रेजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके पीछे पागल होने में बुराई है। जी हाँ, वही मैं बार बार, वही मेरा क्या है, मोटो है, झंडा है मेरा। और अभी मैंने देखा है कि जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है, इसमें मुझे काफी रुचि भी है। देखेंगे क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, 5 साल बाद देखेंगे। तो 5 साल बाद आप हिंदी को कहाँ देखते हैं? मैं हिंदी ये बताता हूँ। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि हमें कौन सी हिंदी चाहिए, या नहीं खड़ी बोली तो हाँ, खड़ी बोली आधारित हिंदी हाँ, मगर संस्कृत गर्भित है या वही जिसे में हम हिंदुस्तानी कहते हैं, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो पहले हमें आधुनिक हिंदी साहित्य की ओर ध्यान देना भी जरूरी है, आधुनिक हिंदी साहित्य की ओर, क्योंकि पता है हमें समझना चाहिए कि लोग क्या सोचते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जो दक्षिण में या पश्चिम बंगाल में या हिंदी भाषा प्रदेशों में लोग काफी शुद्ध हिंदी इस्तेमाल करते हैं। शुद्ध हिंदी का संस्कृत गर्भित नहीं है, लेकिन और ये लोग पता है अपने व्याकरण पे और शब्दकोश पे काफी ध्यान देते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हिंदी भाषियों को हिंदी व्याकरण में रुचि नहीं है, इसलिए इनकी बातों में इतनी गलतियां है कि बाप रे, जो मूल हिंदी भाषा है उन्हें वो क्या कहते हैं, बिगड़ी हुई हिंदी बात करने में मजा आता है। भाषा आप मुझे एक चीज खिलौना नहीं है, बताइए, भारत में भाषा तो खिलौना आजकल, नहीं है। जी, भारत में इलिया जी, मैं ये देख रहा हूं कि भारत में जो है ना, भारत में आजकल ट्रेंड हाँ चला हुआ है जिसमें हिंदी के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना। बिल्कुल। अब उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम कभी उर्दू जोड़ देते हैं, कभी बंगाली जोड़ देते हैं, कभी तमिल जोड़ देते हैं, कभी पंजाबी जोड़ देते हैं, कभी अरबी जोड़ देते हैं, कभी अंग्रेजी जोड़ देते हैं। तो इससे क्या है, हिंदी जो है वो पहले लोग बोलने लगे इंग्लिश हो गया है, बट मैं बोलता हूँ अधकचरा हिंदी होके रह गया है। हिंदी तो खिचड़ी और है। और इसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और धीरे 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 हिंदी पोल्यूट होता जा रहा है। तो बिल्कुल आपको इसकी शुद्धता के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने विचार? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से कि संस्कृत शब्दों की जगह देसी शब्दों को लाना भी जरूरी है, यानी जो बोलियों की बोलचाल शब्द, की भाषा वाली जो, बोलचाल नहीं लेकिन बोलियों की, जैसे कि आगे का की कुछ शब्द या भाज्य का या मैथिली मगाही और मरवाड़ी में भाषी, या नहीं, ये बात है। और अत्यंत संस्कृत गर्भित भाषा कोई भी नहीं बात करेगा। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं तो कोई नहीं पढ़ेगा, इनमें किसी की रुचि नहीं है। मैं किताब खोल के सिर्फ 5 मिनट बाद वही बंद कर देता हूँ। लेकिन साथ में हम अगर हिंदी की बात करें तो
वही भीष्म सहनी की जो शैली थी सबसे सही है, क्योंकि इसकी शैली में सब कुछ है। यानी ये उसके ये जो छाप था, वो ये छाप था, उसका जो ऐसा क्या कहते हैं, सिंपल था। वो आसानी की बात नहीं, मगर साथ में इसमें दहशत शब्द मौजूद है, दहशत शब्द मौजूद है, यानी फारसी अरबी मूल के शब्द भी काफी मात्रा में मौजूद है, और तत्सम भी काफी मौजूद है। यानी पता है खिचड़ी नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, ऐसे प्यारी सी मिलावट, प्यारी सी प्यारी मिलावट। सी मिलावट। तो अब मुझे और बताइए। इसमें इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हिंदी दरिद्र भाषा नहीं है, कि हिंदी इस मामले में काफी सुविकसित भाषा है, जहां पर अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्द मिलते हैं। मैं अभी, क्योंकि हाँ, रूसी तो विश्व भाषा मानी जाती है, बहुत कठिन भाषा मानी जाती है, मगर मेरे लिए अपने आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी से बेहतर और कोई भी वही साधन नहीं है। तो हिंदी जो लिटरेचर है या भाषा है, हाँ, आपने ऐसे कौन कौन से आ, लेखक हैं या कवि हैं जिनको आप पसंद करते हैं? प्रेमचंद के बारे में क्या राय है? प्रेमचंद तो सही है, ये तो संस्थापक समझिए। हम्म। ये तो जिस तरह रूसी भाषा के लिए पुष्किन महत्वपूर्ण है, उतनी ही अहमियत प्रेमचंद की है। एक बात है, जी। क्योंकि वो न सिर्फ उपन्यासकार था, कहानीकार था, कहानी सम्राट था, मगर वो एक ऐसी भी शख्स था जो पता है साहित्य की मंच पर हिंदी लाने की कोशिश की, और पता है इस कोशिश में क्या सफलता मिली, हम्म। उसे सफलता मिली, हम्म। ये बात है। जी। अभी मैं आपको कुछ कमेंट्स देता हूं जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। वो हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उस पे कुछ अपने कमेंट्स शेयर कर रहे हैं। तो मैं उनके कुछ कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं आपको। उसके बाद फिर हमारी वार्तालाप जो है आगे बढ़ेगी। डॉक्टर मोहसिन खान बोलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप चल रहा है, नए तथ्य सामने आने चाहिए। रूस के विद्वान सटीक विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत दूर बैठकर सार्थक चर्चा कर रहे हैं, और वो भी कहते हैं समय समाज का बदलाव हुआ है, इसलिए फिल्मों का चेहरा बदला है। भारतीय भाषाओं के सम्मान की बात जगा रहे हैं रूसी विद्वान। भारत की हिंदी में बोली और अन्य भाषाओं का साथ होना लाजमी है। ठीक है, ये डॉक्टर मोहसिन खान का एक कमेंट है। और ये मोहसिन खान साहब जो हैं ये बहुत ही अच्छे कवि भी हैं, और इनका अंत में जो एक स्पेशल टाइटल है जो इनके साथ जुड़ गया है वो है डॉक्टर मोहसिन खान तन्हा। और कभी कभी ये बहुत ही सटीक भाषा में, हिंदी सरल भाषा में जो समाज के परिप्रेक्ष्य में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको रखते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते साथ में ये एनसीसी के भी कैडेट हैं और लोगों को ट्रेन भी करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है मेरे लिए, क्योंकि ये एक बहुत राष्ट्रवादी इंसान है और इन्होंने भारत के निर्माण में और बच्चों के निर्माण में बहुत सहयोग किया है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरा कमेंट आ रहा है रंजीत भारती जी से। वो बोलते हैं, मुझे लगता है भारत में हिंदी का एकाडमिक स्तर विकसित नहीं होना भी एक बड़ा कारण है जो हिंदी के विकास में बाधा डाल रहा है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन्होंने कही हैं, और भी लोग आएंगे, चर्चा चलेगा, तो फिर हम उनके कमेंट्स को लेंगे। लेकिन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे मैं दो बातें करना और चाहूंगा इलिया जी। इससे पहले कि हम क्लोज करें, हमारे पास कुछ समय और है, 10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं अभी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे मैं ये करना चाहता हूं कि
जो भारत में अब आप आए, भारत की संस्कृति के साथ आपने मिक्स किया, उसको समझा, उसको अपने रूस ले गए। तो रूस में जब आप हिंदी सिखाते हैं लोगों को, तो आपके सिखाए गए बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल? क्या उनको आपने भारत भेजा, या क्या वो इच्छुक हैं भारत आने को? क्या वो हिंदी को आगे बढ़ाने में इच्छुक हैं? मैं इन सब इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमारे सेंटर ने, मॉडलिंग हुआ जो हमारा स्पेशलाइज ट्रांसलेशन का काम करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं अनुवाद में। हम लोग हिंदी के लिए भी हिंदी सेंटर हमारा है, और मैं भी कनाडा में था तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हमने वहां पे हिंदी सेंटर स्टार्ट किया, और बहुत सारे शिक्षक, राइटर, हिंदी के ज्ञाता और विचारक सब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं एक आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट, आपके यहाँ जो हिंदी भाषी लोग हैं, उन सबको जोड़ना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, हम एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं। हाँ, सबसे पहले कहना है कि पूरे रूस में वही विश्वविद्यालय के स्तर पर हिंदी सिर्फ 4 शहरों में पढ़ाई जाती है। एक बात है, पीटरबर्ग और मॉस्को में ऐसे 2 स्कूल है जहां पर हिंदी पढ़ाई जाती है, और व्लादिवोस्तोक 3 स्कूल है। हाँ, और मॉस्को, पीटरबर्ग, कजान, इन 3 शहरों में लोग हिंदी तो सीख सकते हैं। एक बात है। हाँ, और मॉस्को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाए जाते हैं, पीटरबर्ग में तमिल भी पढ़ाए जाते हैं। ये बात है, एक बात है। जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पर हिंदी के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। एक बात है, यहाँ पर चिकित्सा अकादमी में गुजरात से आए हुए काफी छात्र ही पढ़ाई कर रहे हैं। जो 250 या 300 होंगे पता नहीं, मेरा उनसे कोई खास तो रिश्ता नहीं है। एक बात है। हाँ, मैं 5 साल से, हाँ 5 साल से या इससे ज्यादा ऑनलाइन हिंदी पढ़ा रहा हूँ। और जो लोग मुझसे हिंदी सीखते हैं ये सब आम लोग नहीं है, क्योंकि जो लोग पता है ऊपरी ऊपरी से हिंदी सीखना चाहते हैं, वे सिर्फ 5 या 6 सबक को अपना समय दे सकते हैं, बाद में भाग के चले जाते हैं। जो लोग हिंदी में डूब की पढ़ाई कर रहे हैं, 2.5 साल के दौरान मुझसे क्लासेस लेते रहे, वही नियमित रूप से, वे सब कौन है? या बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ हो, या वही हिंदुस्तानी मर्दों की जो बीवियां भी हैं, पत्नियां भी है, या रूस में रहती बीवियां हैं, या भारत में रहती बीवियां हैं। और साथ में उनमें भी मेरे जो एक बिजनेस वूमन भी थी, और भी एक ऐसी भी औरत है, पता है। पहले तो एक औरत थी राजस्थान की बीवी, अभी तो कनाडा चले गए हैं। अब पता है 2 साल, तकरीबन 2 साल हुए हैं, एक महिला मुझसे क्लासेस ले रही है, जो उसका शौहर वो कानपुर का है। तो सबसे पहले जब लोग मुझसे पूछते हैं आप मुझे हिंदी सिखा सकते हैं, तो मैं पूछता हूँ आपको क्या जरूरी है हिंदी की? मेरे लिए हिंदी कोई करियर नहीं है, मनोरंजन आमोद प्रमोद के लिए भाषा नहीं है, इसलिए मैं लोगों को हिंदी के वातावरण में डुबोना चाहता हूँ। और बाद में पूछता हूँ कि आप अगर भारत जाना चाहते हैं तो रहना चाहते हैं, या आपका पति है तो वो किस शहर से है, यानी किस राज्य से ताल्लुक रखता है। हाँ, क्योंकि अगर किसी अमीर की बीवी का फोन आया था तो मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसे हिंदी नहीं आती, हिंदी पढ़ने से क्या फायदा है। तो मैं सबसे पहले बोलचाल की भाषा सिखाता हूँ, और सिर्फ 2 साल बाद मैं नागरी लिपि पढ़ाना शुरू कर लेता हूँ। 2 साल बाद, क्योंकि ये ऐसी औरतों को
हिंदी में नागरी में पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बात करने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की ना, अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी जरूरी है। बाद में धीरे धीरे पढ़ना लिखना आता है। हाँ, ये बात है। मैं अलग अलग सम्मेलनों में, संगोष्ठियों भी बुलाया जाता हूँ, और मैं गोवा विश्वविद्यालय भी गया था, और मॉस्को में कई बार मैं भी पता है मंच में आमंत्रित किया गया था। और भले कि कोरोना काल में मेरे लिए एक और क्षितिज खोल दिया। महामारी ने मेरे लिए एक और क्षितिज खोल दी है, जैसे कि 4-5 महीनों के दौरान मैंने 6-7 भिन्न भिन्न संगोष्ठियों में और भिन्न भिन्न सम्मेलनों में भी भाग लिया था। ये भी अच्छी बात है। मैं समझ गया। आपने मुझे बताया था कि आपने जो अभी कुछ संगोष्ठियां हैं, जैसे हिंदी पखवाड़ा, बाबा अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में औरंगाबाद में भी आपने पेपर प्रेजेंट किए, ई पत्रिका में भी पार्टिसिपेट किया। तो ये बहुत अच्छा है ना, आप हिंदी जो है सिखाने वाले टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है। और अब आपको क्लासरूम की जरूरत नहीं है, रूस में बैठ के स्टूडेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठ के पूरे दुनिया में किसी को भी हिंदी पढ़ा सकते हैं। जी तो हाँ। और अब एक और मैं देख रहा हूं कि कुछ जगहों पे जब से भारत में नई सरकार आई है, फोकस बढ़ गया है हिंदी को आगे बढ़ाने की। मोदी जी खुद हिंदी में बात करते हैं लोगों से, और भारत में जो बाहरी विदेशी जो कंपनियां हैं वो भी आके इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी बढ़ी हैं, बिजनेस भी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। भारत और रूस के संबंध जो जितने पहले थे उससे और गहरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में भाषा, हिंदी और रूसी भाषा दोनों बहुत ही एक अच्छा ब्रिज का काम कर सकता है, दोस्ती का काम कर सकता है एक। और दूसरा जो सिनर्जी बना है भारत का जो सक्सेस स्टोरी पूरे दुनिया में अभी घूम रहा है, इवन कोरोना क्राइसिस में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कोरोना को कंट्रोल करने में, और इसकी प्रशंसा सारा विश्व कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में हिंदी का जो जो महत्व है या उसके प्रति रुझान बढ़ेगा। आप क्या बोलते हैं इसके बारे हाँ जी हाँ। सबसे पहले कहना ये जरूरी है कि मैं कौन हूँ हिंदी के लिए। यहाँ में? से शुरू करते हैं। मैं दो सभ्यताओं के बीच में, दो संस्कृतियों के बीच में एक ऐसा जुड़ने वाला प्राकृतिक सत्व हूँ। हम्म। दो अस्तित्वों के बीच में जोड़ने वाले सत्व हूँ। एक बात ये है। और मेरा सपना यही रहा है कि मैं कहीं भारत में किसी संस्थान में, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में रूसी भाषा पढ़ा सकूं। हम्म। क्योंकि मैं भारतीय मनोविज्ञान जानते हुए भी, हिंदी जानते हुए भी आसानी से रूसी भाषा पर या रूसी विश्व पे क्या है प्रकाश कर सकता हूँ, और लोग आसानी से मेरे मुंह से हिंदी भी सीख सके, यानी लोग मुझसे रूसी भी सीख सके। ये बात है। जिस तरह मैं रूस में काम करता हूँ उसी तरह मैं भारत में करना चाहता हूँ। हाँ, एक बात है। और दूसरी बात है, हिंदी भाषियों के बीच में हिंदी का प्रचार प्रसार भी करना चाहता हूँ, क्योंकि शुरू कहाँ से हुई है? बेंगलुरु से हुई है, हम्म। जहाँ पे मैं कम हिंदी जानने वाले तेलुगु को पढ़ाए। हम्म। हम्म। हाँ, जो वहाँ के कन्नड़, तमिल है, तेलुगु है, हिंदी बहुत कम जानते थे, तो उन्होंने मुझसे हिंदी सीख ली है। हाँ, और दूसरी बात है, मैंने दूसरों को हिंदी पढ़ने के लिए प्रेरित किया। चलिए, बहुत अच्छा रहा इलिया जी आपसे बातचीत करके, हिंदी के बारे में, आपके बारे में, रूस के बारे में, आपके विचार के बारे में, हिंदी में को पढ़ाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब पे आपसे समझने में अच्छा लगा। आपके रुझान अच्छे हैं, भारत की संस्कृति के प्रति आपका प्यार आपका बना रहे, हमारे साथ दोस्ती बनी रही। और जब अब पैंडेमिक से उबर जाइए और जब समय मिलेगा, तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग फिर से दोबारा
जब आप भारत आएंगे मैं आपको अपने गांव ले चलूंगा। गांव में जो बुद्ध जी ने जहां जिस जगह पर अपनी ज्ञान की प्राप्ति की से पहले 12 साल बिताए थे, ये वो धरती है जहां पे महावीर ने जन्म लिया था, ये वो धरती है जहां पे सम्राट अशोक ने जन्म लिया था। मैं उस धरती पे आपको लेके चलूंगा और वहां के लोगों से मिलवाऊंगा। वो ऐसा जगह है जो जहाँ पे राम जी जब वनवास से लौटे थे, सीता के पास गए थे शादी करने के लिए, तो वो हमारे एरिया से ही गुजरे थे। तो ये सारी कहानियां हैं जिसपे हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे जब मौका मिलेगा तब, इलिया जी। और आपने समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो श्रोतागण हैं उन सब का भी धन्यवाद देता हूँ। और अगली चर्चा हम कल एक करने के मूड में हैं। वो चर्चा है बुसान यूनिवर्सिटी है कोरिया में, साउथ कोरिया में जी। वहां पर कुछ लोग, अभी न्यूज आया है कुछ दिन पहले कि पैंडेमिक को लेके और भारत कोई लॉजिक दिया जा रहा है कि भारत में हिंदी कम बोली जाती है, अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज अभी आई हैं भारत से वहां पे हिंदी भाषी लोगों की जरूरत नहीं है, इसलिए हिंदी की ट्रेनिंग बंद कर दी जा रही है यूनिवर्सिटी में। तो उस यूनिवर्सिटी के इस सोच को बदलने के लिए हम लोग एक अभियान का लॉन्च करेंगे कल 8 बजे। तो आप अगर चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। फिर से दोबारा कुछ देर के लिए आपको बुलाएंगे, बताएंगे कि क्या समस्या है वहां पे। और जो हमारे श्रोतागण हैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी उस चर्चा में पार्टिसिपेट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और एक मुहिम जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिससे कि यूनिवर्सिटी के लोगों को बताया जाए कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। भारत के राजदूतावास को मैं आगाह करना चाहूंगा, कोरिया के राजदूतावास को आगाह करना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गुहार लगाना चाहूंगा कि भारतीयता का, भारतीय जो भाषा है हिंदी का अपमान ना करें। और डिप्लोमेसी जो है वो दोनों लेवल पे होना चाहिए, ना कि भारत में सिर्फ हम कोरिया कोरिया करें और डेबू मोटर्स को ले आए, एलजी को ले आए, सैमसंग को ले आए, और जो हमारी भाषा की जब बात आए और वहां पे जब एजुकेशन के लिए उसको प्रमोट करने की बात आए तो वहां पे अंग्रेजियत हावी हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से, मित्रों से जो हिंदी भाषी लोग हैं उनसे गुहार लगाना चाहूंगा कि आप इस मूवमेंट में साथ में आए और जुड़े। कल 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए। और इलिया जी आपको हमारे तरफ से बेस्ट विशेस, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके फ्यूचर एक्टिविटीज के लिए, हिंदी के विकास के लिए और हिंदीमय होने के लिए रूस में। हिंदी रूसी जय जय। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।